अजमेर का शेर पृथ्वीराज चौहान का परिचय। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास के गलियारों में गूंजता रहता है। एक राजा, एक योद्धा, एक किंवदंती। 1149 ईस्वी में जन्मे उन्होंने अजमेर और दिल्ली के जुड़वा राज्यों पर शासन किया। वो चौहान राजपूत थे जो अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाने जाते थे। पृथ्वीराज का जीवन युद्धों, गठबंधनों और अपनी मातृभूमि की कट्टर रक्षा का एक ताना बाना था। उन्हें उनकी बहादुरी, सैन्य कौशल और विपरीत परिस्थितियों में अदम्य भावना के लिए याद किया जाता है। पृथ्वीराज की कहानी एक महाकाव्य गाथा है जो नाटक, रोमांस और त्रासदी से भरी है। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उनकी विरासत एक सच्चे राजपूत योद्धा की अदम्य भावना का प्रमाण है जो आज भी जीवित है। एक योद्धा का पालन पोषण आग और कर्तव्य में ढला हुआ पृथ्वीराज एक राजा, एक योद्धा बनने के लिए पैदा हुए थे। उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। उनकी मां कमलावती थी जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाने वाली राजकुमारी थी। छोटी उम्र से ही पृथ्वीराज ने युद्ध की शिक्षा ली। उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल की, लेकिन उनकी शिक्षा केवल शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं थी। उन्होंने धर्म ग्रंथों, राजनीति और कूटनीति का अध्ययन किया। उन्होंने शासन की कला, एक राजा की जिम्मेदारी सीखी। पृथ्वीराज ने सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वो बुद्धिमान, बलवान और करिश्माई थे। उनमें एक महान शासक, एक सच्चे राजपूत राजा के सभी गुण विद्यमान थे। युवा राजा अजमेर के सिंहासन पर आरूढ़। जब पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष के थे तभी उनके पिता सोमेश्वर का देहांत हो गया। युवा राजकुमार अजमेर के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। यह बहुत अनिश्चितता का समय था। राज्य महत्वाकांक्षी प्रतिद्वंद्वियों से घिरा हुआ था, लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी कम उम्र के बावजूद चुनौती का सामना किया। वो एक सक्षम और साहसी शासक साबित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत किया और अपने राज्य को कई खतरों से बचाया। उन्होंने अपने लोगों का सम्मान और अपने दुश्मनों की प्रशंसा अर्जित की। उनके शुरुआती शासनकाल ने उन्हें एक ऐसी ताकत के रूप में चिह्नित किया जिसके साथ समझौता किया जाना था। साम्राज्यों का संघर्ष। पृथ्वीराज के शुरुआती अभियान। पृथ्वीराज का शासनकाल निरंतर संघर्ष से भरा रहा। उन्हें पड़ोसी राज्यों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका बुंदेलखंड के चंदेलों से संघर्ष हुआ। कन्नौज के घड़वालों के खिलाफ उनकी लड़ाइयां पौराणिक थीं। इन अभियानों ने उनकी क्षमता को परखा। उन्होंने एक सैन्य कमांडर के रूप में अपने कौशल को निहोनाया। पृथ्वीराज इनमें से अधिकांश संघर्षों में विजयी हुए। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने खुद को उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया। उनकी जीत ने उन्हें प्रसिद्धि, धन और अपने लोगों की वफादारी दिलाई। गौरी का खतरा। राज्य पर छाया पड़ना। जैसे ही पृथ्वीराज ने अपनी शक्ति को मजबूत किया, पश्चिम से एक नया खतरा उभरा। मोहम्मद गोरी, एक क्रूर तुर्की विजेता, ने भारत पर अपनी निगाहें जमा ली। गोरी पहले ही फारस और अफगानिस्तान में विशाल प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर चुका था। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसने भारत की संपत्ति और समृद्धि को अंतिम पुरस्कार के रूप में देखा। पृथ्वीराज ने गोरी से होने वाले खतरे को पहचान लिया। वो जानते थे कि उनके दोनों साम्राज्यों के बीच टकराव अवश्यंभावी था। उसने आसन्न संघर्ष के लिए अपनी सेना और राज्य को तैयार किया। एक ऐसा संघर्ष जो भारत के भाग्य का फैसला करेगा। तराइन का पहला युद्ध एक शानदार जीत। 1191 ईस्वी में हरियाणा के वर्तमान करनाल के पास तराइन के युद्ध में दोनों सेनाएं भिड़ गईं। गौरी की सेना विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित थी। उन्हें जीत का भरोसा था, लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी छोटी लेकिन अत्यधिक कुशल राजपूत सेना के साथ उन्हें पछाड़ दिया। राजपूतों ने बेजोड़ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने गोरी की सेना को खदेड़ दिया। पृथ्वीराज विजयी हुए। उन्होंने गोरी को जीवन दान दिया। एक ऐसा फैसला जिसके बाद में महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। विश्वासघात और हार। तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन में मिली हार एक ऐसी हार थी जिसका बदला लेने की मोहम्मद गोरी ने कसम खाई थी। वो अगले वर्ष एक बड़ी बेहतर तरीके से तैयार सेना के साथ लौटा। उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा था। पृथ्वीराज ने एक बार फिर अपनी सेनाओं को संगठित किया, लेकिन इस बार उन्हें उनके ही साले कन्नौज के जयचंद ने धोखा दिया। जयचंद ईर्ष्या से प्रेरित होकर गोरी के साथ मिल गया। इस विश्वासघात ने राजपूत सेना को कमजोर कर दिया। आगामी युद्ध में पृथ्वीराज ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी सेना पर काबू पा लिया गया। वो हार गए और गौरी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया।
साहस से रची गई विरासत, पृथ्वीराज की अदम्य भावना। पृथ्वीराज को बंदी बनाना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। किंवदंती के अनुसार कैद में भी पृथ्वीराज का हौसला नहीं टूटा। कहा जाता है कि उन्होंने अंधा होने के बावजूद अपने तीरंदाजी कौशल से मोहम्मद गोरी को मार डाला था। जबकि इस घटना की ऐतिहासिक सटीकता पर बहस होती है, यह एक निडर योद्धा के रूप में पृथ्वीराज की छवि को उजागर करती है, जिन्होंने अपने दुश्मनों के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। पृथ्वीराज की गाथा इतिहास और लोकगीतों में गूंज। पृथ्वीराज चौहान के जीवन और कारनामों को अनगिनत कविताओं, गीतों और कहानियों में अमर कर दिया गया है। इनमें सबसे प्रसिद्ध उनके दरबारी कविचंद बरदाई की महाकाव्य कविता पृथ्वीराज रासो है। कविता में उनके जीवन, सुंदर राजकुमारी संयोगिता के प्रति उनके प्रेम, उनके युद्धों और मोहम्मद गोरी के साथ उनके अंतिम टकराव का वर्णन है। इन गाथा गीतों और कहानियों ने सदियों से पृथ्वीराज की स्मृति को जीवित रखा है। उन्होंने उन्हें एक लोकनायक, राजपूत वीरता, शौर्य और आक्रमणकारियों के प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया है। उपसंहार, एक राजपूत राजा की अविस्मरणीय विरासत। पृथ्वीराज चौहान का जीवन, हालांकि दुखद रूप से छोटा रहा, प्रेरित करता रहता है। उन्हें एक बहादुर योद्धा, एक न्यायप्रिय शासक और विदेशी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी साहस, सम्मान और बलिदान के मूल्यों का प्रतीक है। पृथ्वीराज की विरासत उनकी सैन्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो कला और साहित्य के संरक्षक थे। उनका दरबार शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था। उनके शासनकाल ने चौहान वंश और राजपूतों के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय को चिह्नित किया। आज पृथ्वीराज चौहान भारतीय नायकों की श्रृंखला में लंबे खड़े हैं। उनकी कहानी हमें साहस, देशभक्ति और जो सही है उसके लिए लड़ने के महत्व की याद दिलाती है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वो भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में एक अविस्मरणीय व्यक्ति बने हुए हैं।